वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसका पार्ट 6। ठीक है, तो इस चैप्टर का हमारे लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, इंटर स्टेट रिलेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो चलिए देखो, इस टॉपिक पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशंस। मतलब कि देखो, ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशन। अब देखो क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से क्या हुआ, जब अंग्रेज छोड़ के चले गए देश को तो जो हमने अ, अपना जो सिस्टम चलाया है, ठीक है, कौन सा सिस्टम है हमारा? पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्री सिस्टम जो हमने देखा है। ठीक है, अच्छा, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखा है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब देश हमारा आज़ाद हो गया तो उस टाइम पे कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कि ऐसा बोल सकते हो आप कि यूनिवर्सल एक ही थी। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो उसके कंपटीशन में कोई नहीं थी। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जो अब कांग्रेस नाम से है। ठीक है, तो सबसे पुरानी पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, तो उस टाइम पर जो खाली एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरी थी आपकी मुस्लिम लीग, लेकिन उसने पार्टीशन करके पाकिस्तान बना दिया था। ठीक है, तो उस टाइम पे एक ही पार्टी थी, वो थी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन थे वो तो बहुत अच्छे थे। क्यों थे? क्योंकि भाई सेंटर में भी वही सरकार है और स्टेट में भी वही सरकार है। अब जो सेंटर बोलेगी वो तो इजी कर देगी, भाई उसमें तो उसी की खुशी है। ठीक है, उसी का अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आनी शुरू हुई जब कोई और गवर्नमेंट जीती। ठीक है, जब कोई और गवर्नमेंट सेंटर में पावर में आई। ठीक है, तब क्या हुआ, जो स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है और सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, तो उनके बीच में अनबन होनी शुरू हुई। ठीक है, और इसी अनबन को हम देखेंगे कि क्या इसकी हिस्ट्री थी और कैसे कैसे शुरू हुई और किस किस कौन कौन सी कमीशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आई गई। ठीक है, क्या क्या उन्होंने रिकमेंडेशन दी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, टिल 1967 वन पार्टी रूल द सेंटर स्टेट रिलेशन एंड लार्ज वर स्मूथ। देखो अब क्या बोल रहा है कि जब हमारा देश 1947 से लगा लो, 1947 से लेकर 1967 तक एक ही पार्टी का रूल था। और आपको ये पता है कौन सा? कांग्रेस। कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही रूल था, सिंगल पार्टी रूल था। ठीक है, क्योंकि उसके सामने कोई अपोजिशन में था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए सब कुछ जो काम था उस टाइम पे सेंट्रल स्टेट्स के बीच में आराम से बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा था, कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम कब आनी शुरू हुई? तब हुई फिर 1967 में इलेक्शंस हुए। द कांग्रेस पार्टी डिफीटेड इन 9 स्टेट्स, न्यू एरा इन द सेंटर स्टेट्स रिलेशंस। अब देखो क्या हुआ कि 1967 में इलेक्शंस हुए थे जिसमें जो कांग्रेस पार्टी थी वो 9 राज्यों में हार गई थी। ठीक है, अब जब 9 राज्यों में हार गई तो वहां पे किसी और जो पार्टी जीती है उसकी सरकार बनेगी। ठीक है, तो ये एक नया एरा शुरू हुआ। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज ने पार्टिसिपेट करा पॉलिटिकल में। ठीक है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, और वो वहां पे जीतने भी लगी। तो इसमें क्या हुआ कि जो 9 राज्य नए हुए, ठीक है, तो उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनकी सरकार नहीं बन गई, किसी और की जो जीते वहां पे उनकी सरकार बनी। ठीक है, तो उनके बीच में कुछ अनबन होनी शुरू हो गई। देखो क्या हुआ, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन द स्टेट्स अपोज द इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन एंड द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब कि अपोजिशन पार्टीज जितनी भी थी कांग्रेस के अपोजिशन में, ठीक है, कांग्रेस के अपोजिशन में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो क्या करने लगी, वो सभी पार्टी मिलकर ये चाहती थी कि हम क्या करें, जो ये कांग्रेस है ना इसे सेंटर में और नहीं बढ़ने देते। भाई जो इसकी पावर है, ये तो पहले पूरी में थी, पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी, तो हम क्या करते इसे छोटा करते चले जाते हैं, हमने इसे रोक देते हैं, बस ये और आगे ना बढ़े। ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम आने शुरू हुई। ठीक है, raised the issue of states autonomy and demanded more powers and financial resources to the states। अच्छा, और फिर क्या हुआ, जब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सरकारें बनने लगी तो उन स्टेट्स ने भी डिमांड करी हमें और थोड़ी सी पावर दो, हमें और फाइनेंशियल रिसोर्सेज दो, जिससे कि हम अपने स्टेट में और डेवलपमेंट करें, अच्छा करें। ठीक है, तो इससे सेंट्रल स्टेट के बीच में अनबन बननी शुरू हो गई। ठीक है, अच्छा, अब देखो किस किस टाइप की टेंशन थी। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, देखते हैं। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ द गवर्नर। ठीक है, ये बोल रहे थे कि भैया जो आप गवर्नर अपॉइंट करते हो ये तो आप अपनी मर्जी से करते हो। ठीक है, मतलब कि ये तो एक तरह से ऐसा है कि हमारे ऊपर नजर रखता है, आपका एजेंट हमारे ऊपर नजर रखता है। भाई गवर्नर का काम ही यही होता है, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, ये कौन बोल रहे हैं? ये स्टेट वाले बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी एंड पार्टीशन रोल ऑफ गवर्नर्स। ठीक है भाई, अगर कोई स्टेट वाले कुछ गलत करेंगे या, ठीक है, तो जो गवर्नर होता है उसे कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, क्यों अपॉइंट करती है? इससे कि वो जो स्टेट्स की सरकार है उस पर ध्यान दे सके, कोई वो ऐसा इलीगल काम ना करे, कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम ना करे जिससे कि
जो पीस मेंटेन है वो बर्बाद हो जाए उस सिटी में, उस स्टेट्स में, ठीक है। तो इस चीज का कौन ध्यान रखता है? गवर्नर, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि जो गवर्नर है वो डिस्क्रिमिनेशन और पार्टीशन है। अगर गवर्नर चाहे तो हमारे मतलब कि कुछ भी सीक्रेट, हर गवर्नमेंट का अपना सीक्रेट होता है, तो वो उसे बता सकता है और सारे की सारी सरकार जा सकती है एक ही बार में। क्यों? क्योंकि गवर्नर अगर साइन कर देगा और बोल देगा उसकी बस उसके प्लेजर से खुश नहीं है, गवर्नर अगर साइन करके प्रेसिडेंट को दे दिया, ठीक है, तो सरकार नहीं टिक सकती, फिर वो एकदम डिसॉल्व हो जाएगी सारी सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी और दोबारा इलेक्शन होंगे। तो ये चीज है। अच्छा, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल्स फॉर पार्टीजन इंसर्ट्स। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है तो वो क्या करती है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है, ठीक है, कुछ लॉज होते हैं जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, तो कुछ स्टेट ऐसा करती हैं कि उन रूल्स को नहीं मानती, ठीक है, क्यों भाई अपोजिशन पार्टी का है और मतलब ध्यान नहीं देती उस पर, अच्छी तरह से काम नहीं करती। तो जो गवर्नर होता है वो एप्लीकेशन भेज देता है प्रेसिडेंट सर को, ठीक है। अब जब प्रेसिडेंट के सर के पास जब एप्लीकेशन जाती है तो वो बताते हैं ऐसे ऐसे बात है भाई, पीएमजी से बात करते हैं। अच्छा, तो फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है, फिर ऑर्डर पास करते हैं प्रेसिडेंट जी और बस वहां पे प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। और बस जब तक के लिए लगता है तब तक के लिए वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हट जाती है, वो तब तक सत्ता पे नहीं होती, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? डिप्लॉयमेंट ऑफ द सेंट्रल फोर्सेज इन द स्टेट्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। वही है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ द सेंट्रल फोर्स। अब जो स्टेट की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि भैया अब जब इतना हिस्सा आपने हमें दे रखा है, ये राज्य हमारा है, तो इसमें आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? कैसे इंटरफेयर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अपने एजेंट भेजकर। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो और जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, एक आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स मतलब कि पास हो जाओगे एज एस्पिरेंट, तब आप क्या होगे? तब आप डीएम कलेक्टर बनोगे। तो किसके अंडर काम होगा? किसके अंडर आए हो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आए हो, लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के गवर्नमेंट में जाके भेजेगी कि भैया आपको यहाँ जाके काम करना है, आपको उत्तर प्रदेश जाना है, आपको हरियाणा जाना है, आपको महाराष्ट्र जाना है, ठीक है। तो कौन अपॉइंट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। क्यों? क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट हो। तो उससे भी जो हमारी क्या बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट है, उससे थोड़ी अनबन है। क्यों? कि भैया आप अपने एजेंट हमारे गवर्नमेंट में, हमारे स्टेट गवर्नमेंट में क्यों भेज रहे हो? ये चीज को लेकर भी टेंशन है स्टेट्स को, मतलब कि प्रॉब्लम है। अच्छा, रिजर्वेशन ऑफ स्टेट्स बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजेंट। जैसे हम पीछे चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि भैया गवर्नर के पास ये पावर होती है, अगर कोई उसे बिल ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़ा सा इलीगल हो रहा है या फिर कुछ नेशनल उसकी बात है, नेशनल इंपॉर्टेंस की बात है, तो जो गवर्नर साहब होते हैं वो क्या करते हैं, जो बिल स्टेट ने पास कराया होता है उसे रोक लेते हैं अपने पास और प्रेसिडेंट को भेज देते हैं। किस लिए? प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, कि भैया इस पे तो मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, इस पे तो हमारे प्रेसिडेंट सर हैं, वही बता पाएंगे आपको, क्योंकि ये इसके इंपॉर्टेंट मेरी समझ से बाहर है, वो तो हमारे प्रेसिडेंट सर देखेंगे। अब जो प्रेसिडेंट की मर्जी होती है भाई, उसमें तो मोनोपोली होती है, क्या कि प्रेसिडेंट सर चाहे तो दें, चाहे तो ना दें, चाहे तो कुछ भी ना बोले बिल पर, ठीक है। तो ये चीज है। डिस्क्रिमिनेशन इन द फाइनेंशियल एलोकेशन टू द स्टेट्स। अब देखो क्या होता है कि जब बिल पास होता है तो हर राज्य का अपना अपना अलग अलग बिल होता है, हर साल पास होता है, हमें पता है मार्च में निकलता है। तो इससे पहले क्या होता है कि हर स्टेट अपना अपना बिल बना के सेंटर को पेश करती है, ठीक है, सेंटर को पेश करती है, तो सेंटर चेक करता है कि हाँ भैया तूने पैसे मांगे हैं, ये सही है, इतने सारे पैसे कैसे मांग लिए तूने, किस किस चीज में लगा लेगा, ये तो बता हमें, ठीक है। तो इस चीज को कौन देखता है? सेंटर देखता है। तो भैया इसमें भी किसी स्टेट को ज्यादा पैसे मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं, तो इसमें स्टेट्स को प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन इन अप्रूव्ड स्टेट्स प्रोजेक्ट्स, मैनेजमेंट ऑफ एआईएस, और जो क्या है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। ये कुछ है थोड़े से पॉइंट ना, आप पढ़ लेना, देख लो, वैसे तो बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा इजिली। अब आगे चलते हैं हम, देखो आगे क्या है, आगे देखते हैं। अब भाई जब ये इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई, रेज हो गई, इतनी सारी प्रॉब्लम सामने आने लगी, तब क्या हुआ, तो भाई एक कमीशन बनाई गई। फिर भाई इस प्रॉब्लम उठी है, इसे सॉल्व भी तो करा जाएगा, रिजॉल्व भी तो करा जाएगा इसे। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने कमीशन तैयारी करी, ठीक है। उसमें से एक कमीशन हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, बोलते हैं ना एआरसी रिपोर्ट। कब निकलती है ये? अभी तक इसकी 2 रिपोर्टें निकली हैं, ठीक है। अच्छा, देखो सबसे पहले इसकी जो रिकमेंडेशन आई थी, वो रिकमेंडेशन बता रहा हूँ, इसे कब बनाया गया था? 1966 में बनाया गया था। In 1966, the central government appointed 6 members ARC chaired by मोरारजी देसाई। उस टाइम पर मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी, मतलब सेंटर में सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की। इन्होंने एक कमीशन को अपॉइंट करा जिसका नाम था ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन।
अच्छा, तो इसमें कितने लोग थे टोटल? इसमें टोटल लोग थे 6 मेंबर्स। अच्छा, ARC constituted a study team under MC Settlewaard to thoroughly examine issues between the center and state। अब देखो क्या हुआ, जो ARC कमीशन थी ये बनाई गई थी कि भैया वो जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो अनबन चल रही है ना, उसके बारे में हमें बता सके भैया क्या दिक्कत आ रही है, क्या चीज है जो आपको हम दोनों मिल के बांट के आराम से बात नहीं कर सकते जिस चीज पे, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज को ढूंढने के लिए उस भैया क्या क्या पॉइंट्स है जिसपे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक दूसरे से नाराज है, क्या पॉइंट्स है ऐसे, उस चीज को एग्जामिन करने के लिए हमने ARC कमीशन बनाई थी, ठीक है। ARC सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट्स इन 1969। देखो कब बनी थी ये, 1966 में बनी थी। तीन साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी, ठीक है। और इसने इस रिपोर्ट में 22 रिकमेंडेशन दी कि भैया आप ऐसा ऐसा करो तो थोड़े जो रिलेशंस है आपके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से सॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएंगे थोड़े से ना, प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, तो उसमें उन्होंने टोटल 22 रिकमेंडेशन दी, किसमें, ARC रिपोर्ट में। अच्छा, जब 22 रिकमेंडेशन दी तो सारी की सारी तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो आती भी नहीं है। तो मैंने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करे हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आर एज फॉलोज, देखो क्या क्या है। क्रिएशन ऑफ एन इंटर काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि आप क्या बनाओ, एक ना इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ, मतलब कि सारी स्टेट के जो मेंबर्स है, कुछ मेंबर्स सारे स्टेट्स के आएंगे और सेंटर के मेंबर आएंगे, तो आपस में बैठ के आराम से बात करेंगे मैटर्स पे जिसपे प्रॉब्लम चल रही है, जिसपे मतलब कि मनमुटाव हो रहा है एक दूसरे से, तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ, पहली रिकमेंडेशन ये दी। अच्छा, फिर क्या बोला, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स विद वास्ट एक्सपीरियंस इन पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज नॉन पार्टीशन अप्रोच। कि भाई साहब अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि अगर आप गवर्नर अपॉइंट कर रहे हो ना, तो आप ऐसा गवर्नर अपॉइंट करो कि जो भैया पार्टीशन ना करे। ऐसा ना हो कि भाई आप ही की तरफ से लड़ता रहे, आप ही की तरफ से बोलता रहे, ऐसा नहीं। अगर जो गलत है उसे गलत ही बताए और जो सही है उसे सही बताए, ऐसा गवर्नर अपॉइंट करो आप, ठीक है, जिससे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जिसने पब्लिक लाइफ में ज्यादा एक्सपीरियंस लिया हो, ठीक है। तो ऐसे इंसान को आपको गवर्नर बनाना है, ठीक है, जो जिसका क्या अप्रोच हो, नॉन पार्टीशन अप्रोच हो जिसका, ठीक है। फिर क्या है, एक ये देखो, डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ स्टेट्स ऑन मैक्सिमम एक्सटेंट। कि भैया आप क्या करो, जो स्टेट्स की पावर है इसे डेलीगेट कर दो, मतलब बांट दो, जिसमें मतलब कि जो टॉपिक आपने स्टेट को दिया है ना, तो उस पर खाली स्टेट को ही लॉ बना दो, आपकी उसमें बीच में इंटरफेयर कर रहे हो सेंटर को, ये रिकमेंडेशन दी, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफरिंग ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज देयर रिलायंस ऑन द सेंटर। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अब कि ट्रांसफरिंग ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज देयर रिलायंस। अच्छा, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अब क्या होता है कि जब हमारा बजट बनता है, हर साल में मार्च में पेश होता है बजट, तो उस बजट में क्या होता है कि जितने भी स्टेट्स होते हैं वो अपना बिल पेश करते हैं सेंटर को, उससे पहले पास करवा लेते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ चेंजेस करती है सेंटर सरकार, भाई आपको इतना नहीं, इतना दिया जाएगा, इतने पैसे बहुत हैं आपको इतना पैसे किस लिए जरूरत है, ठीक है। तो पूरी बात होती है उस टाइम पे। तो क्या होता है कि इसमें ये रिकमेंडेशन दी है कि स्टेट को भी आप कुछ ऐसे टॉपिक प्रोवाइड करो, कुछ ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिससे कि वो अपना खर्चा खुद चला सके, मतलब कि डिपेंड ना हो सेंटर पे। जैसे सेंटर हर साल पैसे बांटता है स्टेट्स को, तो ऐसा डिपेंड होना ना पड़े, ठीक है, बेसिकली ये कह रहे हैं। अच्छा, फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ द सेंट्रल, क्या बोल रहा है, डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्स इन स्टेट्स आइदर ऑन देयर रिक्वेस्ट और अदरवाइज। देखो क्या बोल रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड। अब भाई देखो क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई इंटरफेरेंस होता है, या फिर आपस में कोई ऐसा बोलता है ना कि भाई डंडे लाठी चल गए, पथराव हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत सी हिंसा हो गई, फैल गई एक स्टेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज का एकदम रिएक्ट करती है, ठीक है, अपनी आर्म फोर्सेस को वहां पे भेज देती है, ठीक है। तो ऐसा ना करे सरकार, ठीक है, उसे हम खुद हैंडल करेंगे, ये बोल रहे हैं। अच्छा, नो एक्शन वॉज टेकन बाय सेंटर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ARC। लेकिन अब जब गवर्नमेंट है भाई, वो अपनी पावर कैसे लूज कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, बड़ा भैया है, वो तो अपनी पावर कैसे छोड़ देगा, ठीक है। तो नो एक्शन वॉज टेकन बाय सेंटर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ARC। तो इसने जितने भी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी थी ARC रिपोर्ट में अपनी, तो इनकी रिकमेंडेशन को नहीं माना गया, किसी एक की भी रिकमेंडेशन को नहीं माना गया। चलो फिर देखो दूसरी कमेटी बनी, एक राजमन्नार कमेटी। अच्छा,
अब ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी तमिलनाडु की एक पॉलिटिकल पार्टी ने। क्या नाम था उस पॉलिटिकल पार्टी का? डीएमके। डीएमके सर मतलब कि मतलब द्रविड़ मुद्रा कझम, ठीक है, द्रविदा मुनेत्र कझम, कजागम, सॉरी कजागम। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है बेसिकली। तो इस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या करा था जब ये जीत की थी, तो उसने एक राजमन्नार कमेटी बनाई थी। कब बनाई थी? वही जब उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी और जब उसके रिकमेंडेशन नहीं माने तब जाके एक और कमेटी बनी इन 1969, 1969। द तमिलनाडु गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ 3-member कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर पीवी राजमन्नार। मतलब कि देखो क्या बोल रहे हैं कि जब ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, तमिलनाडु गवर्नमेंट में सॉरी स्टेट गवर्नमेंट में जब ये पॉलिटिकल पार्टी डीएमके पॉलिटिकल पार्टी पावर में थी, तब उन्होंने अपॉइंट करी 3 member की कमेटी जिसके चेयरमैन कौन थे? पीवी राजमन्नार साहब, ठीक है। अच्छा, क्यों बनाई गई? टू एग्जामिन द एंटायर क्वेश्चन ऑफ द सेंटर स्टेट्स रिलेशंस एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये इसलिए बनाई गई कि भैया जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन चल रहे हैं ना, जो अनबन चल रही है, उसे ठीक करा जा सके। उसके बीच में क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर नहीं मिल पा रहे दोनों को, ठीक है। अच्छा, और उसके हिसाब से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, कमेंट में बताना कितने टाइप के अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, मैंने पढ़ा रखा है आपको। चलो, सो एज टू सिक्योर utmost autonomy to the states which submitted its report to तमिलनाडु गवर्नमेंट इन 1971। देखो तो जो ये राजमन्नार कमेटी थी, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1971 में। अच्छा, तमिलनाडु गवर्नमेंट को। अच्छा, फिर द कमिटी आइडेंटिफाइड द रीजन फॉर द प्रिवेलिंग यूनिटरी ट्रेंड्स टेंडेंसीज ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन द कंट्री। देखो अब जो ये कमेटी थी, इसने कुछ ऐसे पॉइंट को नोटिस करा कि भैया जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ऑटोनॉमी है पूरे इंडिया में, ठीक है, अपनी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी ऑटोनॉमी है। कुछ ऐसे पॉइंट्स ने आइडेंटिफाई करे। अच्छा, सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कन्फर्स स्पेशल पावर्स टू द सेंटर। अच्छा, और उन्होंने बोला कि भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा ही स्पेशल पावर देते हैं, ठीक है, जिसपे वो मतलब कि अगर स्टेट की बात करें और सेंटर की बात करें तो जिसके पास ज्यादा पावर उसी की बात मानी जाती है। अगर आपकी और आपके छोटे भाई की लड़ाई होती है, बेसिकली बात करता हूं, तो बात किसकी मानी जाएगी? अब देखो आपके घर में क्या हो रही है, किसी चीज को लेकर बात हो रही है। अब जो छोटा भाई है वो बोल रहा है कि लैपटॉप चाहिए मुझे, तो अब बड़ा भाई बोल रहा है कि नहीं भैया पापा जी अभी से लैपटॉप की जरूरत नहीं है, ठीक है। और छोटा भाई बोल रहा है नहीं नहीं मुझे तो लैपटॉप ही चाहिए, लैपटॉप ही चाहिए। अच्छा, तो फिर पापा किसकी बात मानेंगे? तो दिला देंगे छोटे भाई को लैपटॉप? नहीं, पहले वो पूछेंगे आपसे कि हाँ इसे सही में जरूरत है कि ऐसे ही मजाक कर रहा है या फिर ऐसे क्यों खेलने के लिए चाहिए, गेमिंग करने के लिए चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो वो बड़े भाई की बात मानेंगे। तो वही चीज है कि बड़े भाई के पास मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आमने सामने होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाती है, यही चीज है। अच्छा, वन पार्टी रूल बोथ एट सेंटर एंड इन द स्टेट्स। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी का रूल है तब तो सब कुछ सही है, और अगर ऐसा नहीं है ना तब जाके अनबन होती है। तो ये एक पॉइंट हमने देखा। अच्छा, और क्या बोला? इन एडिकेसी ऑफ स्टेट्स फिस्कल रिसोर्सेज एंड कॉन्क्वेस्ट डिपेंडेंस ऑन द सेंटर फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब दो ये क्या बोल रहे हैं कि जो स्टेट्स है ना वो अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए सेंटर पे डिपेंड है। अच्छा, मतलब कि अगर स्टेट चाहे तो अपने टैक्स, अब जो स्टेट होता है वो कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स किसको पे करता है? सेंटर को पे करता है भाई, ठीक है। अब जब सेंटर को पे करता है तो उस हिसाब से वो अपना वो नहीं कर पाता, मतलब कि अपना अच्छे से स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाता, या फिर आप बोल सकते हो कि अच्छी डेवलपमेंट नहीं करा अच्छी तरह से, उसको पूरा क्या बोलते हैं, पूरे नहीं पड़ते वो पैसे जो भी टैक्स से कमाता है। तो इसलिए हर साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो प्रोवाइड करती है सभी स्टेट्स को कुछ अमाउंट ऑफ पैसे कि भैया आपको पुल बनवाना है ये लो, आपको डैम बनवाना है ये लो, आपको हॉस्पिटल्स को ओपन करने हैं ये लो, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने अपने बिल दे देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे पास करती है देख देख कर, ठीक है। अच्छा, तो कहने की बात ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होती है फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल प्लानिंग एंड द रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन। द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल प्लानिंग एंड द रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन। देखो क्या बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर आपको कुछ ऐसा प्लानिंग करानी है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी? देखो
इस कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशन ही देखो पढ़ते हैं। सबसे पहले दी इसने एंड इंटरस्टेट, इसने वे बोला कि भैया एक इंटरस्टेट काउंसिल तो बना ही दो आप, ठीक है, जिससे मुद्दों पे बात हो सके। शुड बी सेटअप इमीडिएटली। फाइनेंशियल कमीशन शुड बी मेड। उन्होंने बोला कि जो फाइनेंशियल कमीशन है ना, जो 5 साल में एक बार बनती है, और अगर हमारे कौन चाहे, अगर हमारे प्रेसिडेंट सर चाहे तो 5 साल से पहले भी बनवा सकते हैं, वरना तो 5 साल में हर 5 साल में एक बार तो बनती है, ठीक है। तो ये क्या बोला इन्होंने कि फाइनेंशियल कमीशन को परमानेंट कर देना चाहिए, कि हर साल बना मतलब हर 5 साल में एक बार बनाते हो, फिर जब उसका काम पूरा जाता है तब उसे डिसमिस कर देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे परमानेंट कर दो आप, ठीक है। और तीसरा क्या बोला कि प्लानिंग कमीशन शुड बी डिसबैंडेड एंड इट्स प्लेस शुड बी टेकन बाय स्टैट्यूटरी बॉडी। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि जो प्लानिंग कमीशन है इसे आप क्या कर दो, डिसबैंड कर दो, इसे खत्म कर दो, एंड इट्स प्लेस शुड बी टेकन बाय द स्टैट्यूटरी, और एक नई बॉडी बनाओ, ठीक है। जो प्लानिंग कमीशन इसे तो हटा दो आप। अच्छा, प्लानिंग कमीशन को अब क्या नाम बदल के हो गया मुझे कमेंट में बताना। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि प्लानिंग कमीशन का नया नाम हो गया है 2 साल से, ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताना क्या नाम है। अच्छा, शुड बी डिसबैंडेड, ये बोला कि भैया प्लानिंग कमीशन जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उसे डिसमिस कर दो आप, अब आप एक नई बॉडी बनाओ जो ये काम करेगी। अच्छा, फिर क्या बोला कि आर्टिकल 356, 357, इसमें क्या होता है, इसमें प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है। अच्छा, और 365 डीलिंग विद द प्रेसिडेंट रूल शुड बी टोटली ओमिटेड, कि भैया इन आर्टिकल को तो आप हटा ही दो, बिल्कुल खत्म ही कर दो। अच्छा, ये कौन बोल रहा है, ये स्टेट्स की रिकमेंडेशन है। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन है ये? राज मन्नार कमेटी की रिकमेंडेशन है ये। अच्छा, द प्रोविजन दैट द स्टेट्स मिनिस्ट्रीज होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर शुड बी ओमिटेड। देखिए क्या बोल रहा है कि जो ऐसे प्रोविजंस होते हैं कि स्टेट मिनिस्ट्रीज होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अच्छा, कि अगर गवर्नर चाहे तो किसी भी टाइम जो स्टेट की सरकार है उसे गिरा सकता है, अगर गवर्नर चाहे तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, पहले देखनी चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि उठे आज सुबह सोचा आज तो मैं इसकी लगा देता हूँ लंका और बस सरकार गिरा दी आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नर के मन मर्जी से नहीं चलना चाहिए, आपको पूरा देखना चाहिए, छानबीन चलनी चाहिए कि भैया बात सही है, उस पर पूरी बातचीत होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोला कि ये प्रोविजन को हटा दो, आप अमिट कर दो, ठीक है। अच्छा, और सर्टेन सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट शुड बी ट्रांसफर टू द स्टेट लिस्ट। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में जो आपको स्टेट लिस्ट को प्रोवाइड कर देने चाहिए, मतलब इसमें से इसमें ट्रांसफर कर देना चाहिए, यूनियन में से भी और कंकरेंट में से भी। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप स्टेट्स लिस्ट में ट्रांसफर कर दो। अच्छा, द रेजिडरी पावर्स शुड बी अलॉटेड टू द स्टेट्स। रेजिडरी पावर मतलब कि अपना काम स्वयं करें, परमिशन की कोई जरूरत नहीं है हमें सेंटर से, हम अपने स्टेट चला रहे हैं तो हमारी बात मानिए कि बस हमने जो कह दिया वो फाइनल नहीं। ऐसा होना चाहिए, ये बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि स्टेट के पास अपनी रेजिडरी पावर हो, जो मन चाहे वो कर ले, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, ये खाली रिकमेंडेशन है, ये खाली जो मैं बता रहा हूँ आपको रिकमेंडेशन है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस शुड बी अबॉलिश्ड। क्या बोला देखो, ऑल इंडिया सर्विस जिसके अंदर यूपीएससी आती है उसे क्या कर दो, एबॉलिश कर दो, खत्म कर दो। अच्छा, ऐसा कर देगी बताओ, ये तो एकदम मुझे सबसे स्ट्रांग पिलर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देखती है सब स्टेट में ही काम सही चल रहा है, अपने किसकी तरफ नजर रखती है, वो अपने एजेंट्स के थ्रू नजर रखती है, ठीक है, एजेंट्स के थ्रू नजर रखती है। कौन से एजेंट्स? गवर्नर साहब हो गए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो गए, तो किसके अंदर काम करते हैं? सेंटर के अंदर। लेकिन काम कहाँ पर करता है एग्जैक्टली? स्टेट्स में काम करते हैं, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सब कुछ आइडिया रहता है कि हाँ किस स्टेट में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसी रिकमेंडेशन थी जो कि मानी नहीं गई, ठीक है। ये रिकमेंडेशन भी ऐसी थी जो बस कर दी रिकमेंडेशन, नहीं इनकी भी सरकार ने नहीं सुनी, ठीक है। अच्छा, फिर आता है एक आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। अच्छा, अब आनंदपुर क्या है? आनंदपुर साहिब एक प्लेस है पंजाब में, ठीक है, जगह है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ देखो, देखते हैं इसमें क्या हुआ। इन 1973 द अकाली दल, ठीक है, अकाली दल पंजाब का एक वो थी, पॉलिटिकल पार्टी थी 1971 में। अच्छा, adopted a resolution containing both political and the religious demands in a meeting held at आनंदपुर साहिब इन पंजाब। अच्छा, तो देखो ये क्या है, एक रिजोल्यूशन हुआ था, मतलब कि रिजोल्यूशन पास कराया गया था पॉलिटिकल, जिसमें क्या था कि कंटेनिंग बोथ पॉलिटिकल एंड रिजोल्यूशन, उसमें कुछ डिमांड रखी हुई थी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ डिमांड लिखी हुई थी उसमें। अच्छा, डिमांडेड दैट द सेंटर्स ज्यूरिडिक्शन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली ऑफ टू डिफेंस
अच्छा, तो ये रिजोल्यूशन पास हुआ था पंजाब में, इसमें ये बोला गया था कि जो सेंटर के पास, जो सेंटर की जो पावर है ना, वो खाली इसी तक सीमित होनी चाहिए। किस किस की तक? खाली वो डिफेंस में मदद करे, फॉरेन अफेयर्स में काम करे, कम्युनिकेशंस पे काम करे एंड करेंसी में काम करे, एंड द एंटायर रेजिडेंशियल पावर शुड बी वेस्टेड इन द स्टेट। और बाकी ये सारी की सारी पावर स्टेट को दे दो। आपको खाली इन 5-6 सब्जेक्ट जो हमने दे दिया आपको, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और करेंसी, ये 5 टॉपिक हैं, खाली आप इन पे ऊपर काम करो। बाकी जितने भी सारे सब्जेक्ट, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपने करंट में डाल रखे हैं, स्टेट्स में डाल रखे हैं, और जितने भी आपने सेंटर में डाल रखे हैं, इन टॉपिक्स को छोड़ के बाकी सारी पावर आप स्टेट्स को प्रोवाइड कर दो। अच्छा, मतलब मान जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं मानेगी। ऐसा तो फिर अपनी तानाशाही कर देगा हर स्टेट, जब चाहे मन चाहेगा निकल जाएगा देश से। ऐसा हर हो देगा, देश टूट जाएगा, तो बंटारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन भी नहीं मानी गई। ठीक है, देखो फिर एक वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, मतलब कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था कि, बताता हूँ। ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी कुछ ऐसी चीज हुई थी, देखो देखते हैं आगे क्या हुआ था। इन 1977 द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लेड बाय द कम्युनिस्ट पब्लिश्ड अ मेमोरेंडम ऑन सेंट्रल स्टेट्स रिलेशन एंड सेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो क्या हुआ कि जो 1977 में वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट थी, उसने एक मेमोरेंडम, मेमोरेंडम समझते हो? मेमोरेंडम ये समझ लो एक पैम्पलेट की तरह होता है। मेमोरेंडम में एक पैम्पलेट की तरह होता है, उसमें कुछ वो लिखे होते हैं कि हाँ भैया, जैसे जब इलेक्शन होते हैं तो सरकार अपना अपना मेमोरेंडम निकालती है, उसमें लिखा होता है कि हम आपको ये देंगे, हम आपको स्कूल बनवा के देंगे, हम इतने लाख लोगों की नौकरियां लगवाएंगे, आपके घर में सिलेंडर पहुंचवाएंगे, बिजली के बिल फ्री करवा देंगे। तो ये होता है मेमोरेंडम, जो उन्होंने प्रॉमिस करे होते हैं। तो ऐसा ही एक मेमोरेंडम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सरकार ने छपवाया था। ठीक है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशन बता रखे थे। ठीक है, मेमोरेंडम ऑन सेंट्रल स्टेट्स रिलेशन एंड सेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजा। अच्छा, द मेमोरेंडम इंटर एलिया सजेस्टेड द फॉलोइंग। अच्छा, उसमें क्या क्या बता रखा था उस मेमोरेंडम में, देखो। द वर्ड यूनियन इन द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड फेडरल। अच्छा, हमारे जो अंबेडकर साहब थे, उन्होंने उन्होंने बहुत कुछ सोच के ये यूनियन वर्ड रखा था। मुझे बताने की क्या रीजन था कि उन्होंने, मैंने आपको रीजन बता भी रखा है इस क्वेश्चन का आंसर, कि जो हमारे अंबेडकर सर जी थे, ठीक है, जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे, उन्होंने यूनियन वर्ड, सॉरी फेडरल वर्ड की जगह यूनियन क्यों लिखा था, इसका आंसर मैंने आपको पहले बता रखा है। जिसने मेरी लास्ट वीडियोस देखी है सारी, वो इसका आंसर कमेंट करेगा मुझे। ठीक है, और जिसे नहीं पता वो जाके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो देखो, तो ये क्या बोला, सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला उस मेमोरेंडम में कि आप यूनियन को हटा के फेडरल कर दो। अच्छा, फिर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी कन्फाइंड टू डिफेंस। अच्छा, और देखो ये क्या बोला कि जो ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट काम भी करना चाहती है ना, तो वो किस टॉपिक पे करे? वो खाली डिफेंस पे काम करे, फॉरेन अफेयर्स पे काम करे, कम्युनिकेशन पे काम करे, करेंसी पे काम करे, और इकोनॉमिक और कोऑर्डिनेशन पे काम करे। बस इन्हीं टॉपिक पे काम करे। बाकी ये सारे सब्जेक्ट किसको दे दे? सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को दे दे वापस। अच्छा, और क्या बोला? और बोला ऑल अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द रेजिडेंशियल पावर्स। देखो रेजिडेंशियल पावर्स क्या होती है कि ऐसे सब्जेक्ट जिसके जो उस टाइम पे कभी डिस्कवर नहीं होते। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है कि आज के टाइम पे अभी ये समझ लो कि 5-10 सालों से डिस्कवर हुआ है। उससे पहले कोई जानता नहीं था कि हाँ भैया ये सब भी है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये सब्जेक्ट नहीं था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो आज के टाइम पे जो इंटरनेट पे लॉ बनाने की पावर जो है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यही बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जितने भी ऐसे रेजिडेंशियल सब्जेक्ट्स आएंगे जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, उन पर जो रूल जो फिर या बोल सकते हो लॉ जो बनाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। पावर उसके, उससे रिलेटेड पावर किसके पास होगी? सेंटर के पास होगी। ठीक है, तो ये रेजिडेंशियल पावर को भी आप किसे दे दो? स्टेट को दे दो। ऐसा रिकमेंडेड उस मेमोरेंडम में लिखा हुआ था। अच्छा, और उन्होंने बोला कि आर्टिकल 356 वही प्रेजेंट रूल वाले, ठीक है, ये सारे आर्टिकल वो क्या कर दो, आप रीअपील कर दो, मतलब इसे हटा दो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से हटा दो। अच्छा, और क्या बोला? और बोला ऑफ द टोटल रेवेन्यू रेज्ड बाय द सेंटर फ्रॉम ऑल सोर्सेज 75% शुड बी अलॉटेड टू द स्टेट। भाई सेंटर के पास जितना भी रेवेन्यू जाता है, टोटल रेवेन्यू जितना भी जाता है, नेट रेवेन्यू जितना भी जाता है, उसका 75% सेंटर क्या करे? डिस्ट्रीब्यूट कर दे स्टेट्स में। तो कितनी उल्टी उल्टी बात हो रही है। ऐसा हो जाएगा बताओ? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर से हाथ हटा लिया ना, सब ऐसे हो जाएगा, सब ये समझ लो कि देश के चित्र हो जाएंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर से, उनके ऊपर से हाथ हटा लिया स्टेट्स के ऊपर से। वो तो ये है कि सबको एकजुट रखने का काम करता है हमारा सेंटर, इसलिए उसके पास ज्यादा पावर है। ठीक है, अच्छा, राज्यसभा हैव इक्वल पावर्स विथ
दैट ऑफ लोकसभा। अब ये क्या बोल रहा है कि जो राज्यसभा है, इस बात से देखो मैं भी एग्री करता हूँ कि जो राज्यसभा है ना, उसके पास एज कम्पेयर टू द लोकसभा थोड़ी कम पावर होती है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो ये राज्यसभा है उसकी भी इक्वल पावर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू लोकसभा। जितनी लोकसभा की पावर है उतनी राज्यसभा की पावर करो, आप दोनों की पावर इक्वल करो। चलो, तो इस बात से तो भाई मैं भी राजी हूँ, इसमें तो कोई वो नहीं है। बाकी ऊपर के पॉइंट तो उन्होंने बिल्कुल खटारा लिख रखे हैं सारे, ठीक है। बस ये रिकमेंडेशन है मेमोरेंडम में जो लिखी हुई थी, बस वही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट्स है जो आपको बतानी जरूरी थी, ठीक है। देयर शुड बी ओनली सेंटर एंड द स्टेट सर्विसेज एंड AIS। AIS मतलब कि ऑल इंडिया सर्विसेज। ये मैंने बहुत AIS लिखा हुआ है कि भाई थोड़ा सा शॉर्ट करके समझ जाना। AIS मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी अबॉलिश। देखो उन्होंने भी यही बोला कि ऑल इंडिया सर्विस को अबॉलिश कर दो। क्या कर देगी सरकार? नहीं करने की, ठीक है। तो ये चीज है। अब आगे देखते हैं। आगे आई हमारी सरकारिया कमीशन। देखो सरकारिया कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, इसे आप पढ़ते रहोगे, आगे भी ये बहुत सारी जगह पर आएगी, इस्तेमाल होगी। और शायद मैंने पिछले भी 1-2 चैप्टर में इसे पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। देखो सरकारिया कमीशन, तो भाई उस जो ये आपका क्या था, मेमोरेंडम था वेस्ट बंगाल का, इसकी बात नहीं मानी गई, ना ARC की मानी गई, ना राजमन्नार कमेटी की बात मानी गई, किसी की बात नहीं मानी गई। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही अपनी एक कमीशन बनाई, सरकारिया कमीशन, ठीक है। कि भैया अब ये जब इतना ये सारी कमीशन बना रहे हैं, एक कमीशन हम भी बना के देख लेते हैं कि सर में सच में जो ये कह रहे हैं ऐसा सही हमें करना चाहिए, हम अपनी तरफ से कमीशन बनाते हैं। तो उन्होंने सरकार ने बनाई सरकारिया कमीशन। अच्छा, कब बनी थी ये? इन 1983 मतलब 1983 द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड 3 members कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ RS सरकारिया। किसके अंडर? RS सरकारिया के अंडर सरकारिया कमीशन बनाई गई। मतलब कि RS सरकारिया इसके क्या थे? चेयरमैन थे। अच्छा, और किस लिए बनाई गई? टू एग्जामिन द एंड रिव्यू द वर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स in all spheres and recommend appropriate changes and measures। समझ में आ गया होगा कि वो एग्जामिन करे कि भैया क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, क्या मतलब अरेंजमेंट्स में क्या दिक्कत आ रही है सेंट्रल स्टेट के बीच में। तो हर नजरिए से, ऑल स्पेयर मतलब कि हर नजरिए से उसे देखो। अच्छा, और उसके बाद आप क्या करो, हमें रिकमेंड करो कि हमें क्या क्या चेंजेस और मेजर्स करने चाहिए जिससे कि ये सब प्रॉब्लम ठीक हो सके। अच्छा, द कमीशन डिड नॉट favor structural changes and regarded the existing constitutional arrangement relating to the institution basically sounds। अच्छा, अब जी हमारी कमीशन जो बनाई थी ना सरकारिया कमीशन, उसने बोला कि भैया स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही है, इसमें स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। रिगार्डेड विद द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट रिलेटिंग टू द इंस्टीट्यूशन बेसिकली साउंड्स। लगता है लेकिन सब कुछ सही है, ठीक है। अच्छा, तो जो ये कमीशन थी सरकारिया कमीशन, इसने टोटल जो हमें रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी वो करी 247 रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी। अच्छा, 247 रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव सेंट्रल स्टेट रिलेशन, टोटल 247। अच्छा, तो देखो हम पॉइंट्स के अंदर पढ़ते हैं टॉपिक के अंदर कि इन्होंने काउंसिल्स के लिए क्या बोला। तो इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी काउंसिल्स के लिए, देखते हैं। अ परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल्स कॉल्ड द इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल शुड बी सेट अप अंडर आर्टिकल 263। अच्छा, इन्होंने बोला सबसे पहले रिकमेंडेशन काउंसिल के लिए ये दी इन्होंने कि आपको एक इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए, जिसे आप क्या बोलो, इंटर गवर्नमेंटल, इसका नाम बदल के करना, आप इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल करना इसका नाम बदल के, और आर्टिकल 263 के अंदर आप इसे बनाओ, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC बोलते हैं ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल शुड बी रीनेम्ड एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज द नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल। कि भैया NDC का नाम बदल के आप कर दो नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। और क्या बोला, और इन्होंने बोला द जोनल काउंसिल शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड अफ्रेश एंड रीएक्टिवेटेड टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करो, जोनल काउंसिल्स बनाओ। अच्छा, जोनल काउंसिल्स क्या होता है भाई साहब? तो जोनल काउंसिल्स का मतलब होता है, जैसे हमारा ये इंडिया है, एग्जाम्पल देता हूँ, ये हमारा इंडिया है, मतलब इस बॉक्स के अंदर हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब तो जो नॉर्थ वाला हिस्सा है इसके लिए अलग काउंसिल्स, जो ईस्ट वाला हिस्सा है इसके लिए अलग काउंसिल्स, जो नीचे वाला हिस्सा है इसके लिए अलग काउंसिल, और जो वेस्ट वाला हिस्सा है उसके लिए अलग काउंसिल, और जो सेंटर का हिस्सा है उसके लिए अलग काउंसिल्स, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं जोनल काउंसिल, मतलब कि जोन्स, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और सेंटर, जोन्स के हिसाब से काउंसिल्स बनानी चाहिए आपको। अच्छा, और तो ये कुछ रिकमेंडेशन दी थी उन्होंने काउंसिल से रिलेटेड। अब कुछ उन्होंने रिकमेंडेशन दी है इंटर स्टेट रिलेशन
एंड द प्रेजेंट रूल, प्रेजेंट को रूल को लेकर, ठीक है। तो क्या रिकमेंडेशन दी कि आर्टिकल 356 जो हमारा प्रेजेंट रूल है, ठीक है, शुड बी यूज्ड वेरी स्पेरिंगली व्हेन ऑल द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स फेल। देखो ये क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 356 जो है जिसमें प्रेजेंट रूल लगता है स्टेट्स पर, तो ये आपको बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जब कोई और रास्ता बचा ही ना हो तब जाके आपको प्रेजेंट रूल लगाना चाहिए, उससे पहले आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसका। अच्छा, और क्या बोला, व्हेन द प्रेसिडेंट withholds his assent to the state's bills, the reasons should be communicated to the state government। देखो अब क्या होता है कि जब ये प्रेसिडेंट सर होते हैं, जब इनके पास कोई बिल जाता है स्टेट का, तो ये उस पर कोई जवाब नहीं देते, ठीक है। अगर उन्हें कुछ चेंजेस कराने होते तो वो रिकमेंडेशन कर देते हैं, लेकिन वो कुछ बताते नहीं है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, वो बस अपने पास रख लेते हैं और रख के बस जवाब भी नहीं देते, बस ये समझ लो कि खा गए, वो गपक हो गया, वो कहीं पता नहीं चलेगा उसका, खत्म हो गया वो बिल, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जो प्रेसिडेंट सर हैं उन्हें अगर वो अपनी हैसेंट रोकते हैं, ठीक है, मतलब कि नहीं देते, अगर वो अपनी उनकी मर्जी नहीं है कि भैया ऐसा मत करो, तो आप उन्हें कारण बताओ, इन्हें कारण बताओ, स्टेट गवर्नमेंट को आप कारण बताओ कि हाँ इसमें आपके बिल में ये डिफेक्ट है, आप इसे से इम्प्रूव कर लो, तो आपको मैं पास कर दूंगा। आपको रीजन बताने चाहिए, ठीक है। और क्या बोला, और बोला देखो, the center should consult and the states before making a law on a subject of concurrent list, ठीक है। अब सेंटर को स्टेट से एक बार बात कर लेनी चाहिए अगर वो कॉन्करेंट लिस्ट पर कोई लॉ बना रहे हैं, ठीक है। और क्या बोला, और बोला नो कमीशंस ऑफ इंक्वायरी शुड बी सेट अप अगेंस्ट अ स्टेट मिनिस्टर अनलेस अ डिमांड इज मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। कि गवर्नर साहब अपनी मर्जी से कोई वो नहीं बना सकते, इंक्वायरी कमीशन नहीं बिठा सकते स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जब तक कि पार्लियामेंट का परमिशन ना आ जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए आपको, ठीक है। और क्या बोला, और बोला द सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट्स बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, वही जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है। नो कमीशन ऑफ इंक्वायरी शुड बी सेट अप अगेंस्ट अ स्टेट मिनिस्टर अनलेस अ डिमांड ऑफ द पार्लियामेंट। ये तो मैंने लिख ही रखा है, दो बार कैसे लिख दिया, तो ये मैंने दो बार लिख दिया है, ऐसे आप हटा देना है, ये ऊपर मैंने बता दिया, ठीक है। ये दो बार लिखा गया है। अच्छा, आगे देखते हैं। आप देखो ऑफिस ऑफ द गवर्नर, गवर्नर से रिलेटेड क्या क्या रिकमेंडेशन प्रोवाइड करिए। देखो, द प्रोसीजर ऑफ द कंसल्टिंग द सीएम इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर शुड बी प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कि जो प्रोसीजर है, कि ये समझ लो कि अगर आप सीएम को बुलाते हो, द प्रोसीजर ऑफ द कंसल्टिंग द सीएम इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कि जो गवर्नर है वो जो सीएम के साथ उसके क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या वो कैसे कैसे बात कर सकता है, उसके रिगार्ड्स में ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए। क्योंकि भाई गवर्नर के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने खुद ही उन्हें कुछ पावर्स दी हुई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आपको या तो लिखना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी पावर दे दी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है हम उसी के हिसाब से चलेंगे, लेकिन उसमें लिखा ही नहीं तो हमने खुद उन्हें पावर दे रखी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला है रिकमेंडेशन में। अच्छा, और क्या बोला, द गवर्नर कैन नॉट डिसमिस द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स सो लॉन्ग एज इट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द असेंबली। कि भाई साहब गवर्नर तब जाए जब गवर्नर का मन चाहे, तब जाके वो गवर्नमेंट को रिजॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी ये मिनिस्टर हैं, जितने भी गवर्नमेंट के आदमी हैं, ये सब जनता के प्रतिनिधि हैं। मतलब जनता ने उन्हें चुन के वोट दे के ऊपर भेजा है, ठीक है, इनका काम करने के लिए इन्हें ऊपर भेजा है, और आप बस अपने एक वो पास करोगे, एप्लीकेशन दोगे और तो आप सबको हटा दोगे, डिसॉल्व कर दोगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये बोला। अच्छा, और क्या बोला, द गवर्नर टर्म्स ऑफ 5 years इन अ स्टेट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड एक्सेप्ट फॉर सम एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीजंस। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि गवर्नर टर्म्स ऑफ 5 years इन अ स्टेट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड एक्सेप्ट फॉर सम एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीजंस। कि जो गवर्नर का जो 5 साल का वो है, 5 साल का कार्यकाल होता है हमारे गवर्नर साहब का, ठीक है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ हम क्या बोलते हैं, हमने बस बोल रखा है कि गवर्नर साहब का जो परमानेंट कार्यकाल होगा वो होगा 5 साल का। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि जो गवर्नर सर होते हैं उन्हें उनके टाइम से पहले हटा दिया जाता है, ठीक है, उनके टाइम से पहले हटा दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें। अच्छा, अब देखो टैक्स से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करिए सरकार या कमीशन ने, और क्या है देखो,
द सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स शुड नॉट बी लेविड बाय द सेंटर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड फॉर अ स्ट्रिक्टली लिमिटेड पीरियड। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो सरचार्ज है ऑन इनकम टैक्स शुड नॉट बी लेविड बाय द सेंटर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि जो सरचार्ज होता है उसे खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्लाई कर सकती है। तो इसमें ये बोला है कि जो सरचार्ज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हर किसी पे ना लगाती बैठे, ठीक है, उसमें कुछ स्पेसिफिक जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो दे सकते हैं, खाली उसी पे लगाए, ठीक है। अगर कुछ उन्हें स्पेशल काम है तभी जाके वो लगाए, वरना तो ना इस्तेमाल करे सरचार्ज का, ठीक है। द रेजिडरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन शुड कंटिन्यू टू रिमेन with the parliament while the other residuary powers should be placed in the concurrent list। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी रेजिडरी पावर है ऑफ टैक्सेशन शुड बी कंटिन्यू टू द रिमेन विद द पार्लियामेंट, कि जितनी भी रेजिडरी पावर जितनी भी है टैक्सेशन से रिलेटेड वो सारी की सारी पार्लियामेंट के पास, मतलब सेंटर के पास ही रहने दो। लेकिन while the other रेजिडरी पावर शुड बी प्लेस्ड इन द concurrent list, लेकिन उसे छोड़ के जो अलग से कॉन्ग्रेंट रेजिडरी पावर्स हैं, रेजिडरी पावर्स मतलब कि जैसे कि एग्जांपल देता हूँ इंटरनेट, अब जो इंटरनेट पे लॉ बनाने की जो पावर है उसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो, तो सेंट्रल लिस्ट में थोड़ी जरूरत है उसकी, ये बोल रहे हैं। अच्छा, और अब देखो कुछ अदर रिकमेंडेशन जिन्होंने दी थी सरकारिया कमीशन ने, देखो क्या दी थी, देखते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी फर्दर स्ट्रेंथेंड एंड सम मोर सच सर्विसेज शुड बी क्रिएटेड। अब देखो इन्होंने बोला कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ये आपने बहुत बढ़िया काम करा है, इसे चलते रहने दो, बल्कि ऐसे सर्विस और बनाओ, ऑल इंडिया सर्विस रिलेटेड और सारी ऐसी सर्विस बनाओ जो ऑल इंडिया सर्विस करे, ठीक है। आपने ये काम करा है, इसे बहुत बढ़िया, ये हमारे जो संविधान है उसे मजबूत बनाए रखती है, उसमें जो कार्यकाल है उसे सबको संभाले रखती है, बैलेंस बनाए रखती है उसके बीच में, ठीक है। और क्या बोला, द सेंटर शुड have powers to deploy its armed force even without the consent of the states, however it is desirable that the states should be consulted, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि स्टेट सेंटर को ऐसा नहीं करना चाहिए भी सब वो देखती है, तो अगर ऐसा विद्रोह अगर चल रहा है स्टेट में तो पहले आप स्टेट को बताओ, अगर स्टेट से नहीं हो रहा तब जाके आप अपनी आर्म फोर्स भेजो, ये नहीं कि आप डायरेक्टली वहां पे भेज दे रहे हो, तो ऐसा ना हो, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स शुड बी टेकन टू यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन इट्स ट्रू स्पिरिट। ये क्या बोल रहा है कि स्टेप्स शुड बी टेकन टू यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट द 3 लैंग्वेज, कि आपको जो संविधान में 3 लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, एक तो लोकल लैंग्वेज होगी, एक इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, ठीक है, इन द स्पिरिचुअल फॉर्म में, ठीक है। नो ऑटोनॉमी फॉर रेडियो एंड टेलीविजन बट डिसेंट्रलाइजेशन इन देयर ऑपरेशंस, ठीक है, कि भैया किसी की भी ऑटोनॉमी नहीं रहनी चाहिए इस टॉपिक पे, क्यों, ये तो भैया हर जगह यूज होता है, तो इस पे सेंटर की यूनिट वो नहीं होनी चाहिए, क्या ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए इस पे सेंटर की, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला कि ठीक है, तो ये कुछ रिकमेंडेशन दी थी हमारी सरकारिया कमीशन में से, जिसमें से 180 तो हमारी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है। 247 रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें से 180 हमारी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करी और मतलब कि इस्तेमाल करी, उसके हिसाब से चेंजेस लाए, ठीक है। अच्छा, फिर एक हमारी कमीशन आती है पुंची कमीशन, पुंची कमीशन। अब देखो ये क्या है, ये भी एक कमीशन है जिसने रिकमेंडेशन दी थी, देखो क्या है, पढ़ते हैं इसे, देखते हैं। द सेकंड कमीशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशंस वाज, ये भी सेंटर की है, ठीक है, पंची कमीशन ये भी सेंटर की है। द सेकंड कमीशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2007 में बनाई थी, ये लेटेस्ट वाली है, 2007 में बनी थी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मदन मोहन पुंची, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, इसके चेयरमैन कौन थे, मदन मोहन पुंची। अच्छा, टू लुक इनटू द इश्यूज ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशंस कीपिंग इन व्यू द sea changes and that have taken place in the polity and the economy of the Indian since Sarkariya commissions had looked at the issues of the center state relations over the 2 decades ago recommended। अब देखो क्या हुआ कि जब ये सरकारिया कमीशन इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उसमें से 180 तो हमारी गवर्नमेंट ने इस्तेमाल करी, ठीक है, लगा लिए और चेंजेस करे, ठीक है। तो उसके बाद ये पुंची कमीशन से बनाई गई कि भैया इससे चेंज क्या है, क्या आपको सब कुछ जो सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशन चल रहे हैं वो सब कुछ बढ़िया चल रहे हैं, इस चीज को देखने के लिए हमने पुंची कमीशन को संगठित करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा था, ठीक है। तो इसने अपने 310 से भी ज्यादा रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी थी, ठीक है, 310 से भी ज्यादा रिकमेंडेशन पुंची कमीशन ने प्रोवाइड करी। देखते क्या है, सबसे पहली है रिकमेंडेशन इसकी सेंटर और स्टेट्स के रिलेशंस के बीच में। देखो
यूनियन शुड बी एक्सट्रीमली रेस्ट्रेन्ड इन असर्टिंग पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इन मैटर्स असाइन टू द स्टेट्स। ठीक है, कि यूनियन जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के जितने भी टॉपिक हैं, अगर बोल सकते हो सेंटर के जितने भी टॉपिक हैं, तो वो क्या है, रेस्ट्रेन्ड है इन असर्टिंग पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इन मैटर्स असाइन टू द सब्जेक्ट। कि भैया कि अगर स्टेट, यूनियन और स्टेट्स एक टॉपिक पे कुछ अपनी राय दे रहा है यूनियन, और उसी टॉपिक पे कुछ राय दे रहा है अपनी स्टेट्स, तो इसमें से जो पार्लियामेंट है ना, वो यूनियन की बात मानती है। तो थोड़ा सा इस पे देख लो आप क्या करना है आपको, ठीक है, तो ये ना करो। अच्छा, फिर क्या है कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टेट्स इन रिलेशन टू सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। कि भाई साहब, अब स्टेट लिस्ट में क्या होता है कि आप ना, स्टेट लिस्ट में कुछ टॉपिक होते हैं, तो स्टेट लिस्ट में अगर आपने जो टॉपिक आपको अपने स्टेट्स को दिए हुए हैं, तो उन टॉपिक पे आप खाली स्टेट को ही लॉ बना दो, तो सेंटर उसमें इंटरफेयर क्यों कर रहा है भाई, तो ये ना करो, ठीक है। अच्छा, और ट्रांसफर्ड आइटम्स, ठीक है, इन द कॉन्ग्रेंट लिस्ट इज द की टू बेटर सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, कि हम क्या करें कि ट्रांसफर्ड आइटम्स मतलब कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सेंटर को कॉन्ग्रेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर देने चाहिए, जिससे कि जो उनके बीच का रिलेशन है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। अच्छा, यूनियन शुड ऑक्यूपाई ओनली दैट मैनी ऑफ सब्जेक्ट्स इन कॉन्ग्रेंट लिस्ट विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी टू अचीव यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी। ठीक है, कि ऐसे ऐसे टॉपिक उसे ट्रांसफर करने चाहिए कॉन्ग्रेंट लिस्ट में या फिर स्टेट लिस्ट में, हाँ भाई, जिनकी इंपॉर्टेंस हो। ये नहीं कि भाई फालतू फालतू के टॉपिक आपने स्टेट्स में डाल दिए, नहीं, थोड़ी भाई उन्हें भी वैल्यू दो, स्टेट्स को भी वैल्यू दो, ये बोल रहे हैं। अच्छा, अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा है रिलेटेड टू द गवर्नर्स। ठीक है, अब गवर्नर रिलेटेड कुछ बातें उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, देखो क्या है, गवर्नर शुड बी गिवन अ फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर, ये 5 साल का कार्यकाल से पूरा देना चाहिए, उससे पहले नहीं डालना चाहिए ऐसे बेचारे को। ठीक है, अच्छा, इवन इन दिस लिमिटेड एरिया हिज चॉइस ऑफ एक्शन शुड नॉट बी आर्बिटरी और फेंसीफुल। ठीक है, और आपने जो इसे एरिया दिया हुआ है ना, तो उस एरिया में ना उसकी कुछ लिमिटेड कर दो पावर, ऐसा ना करो आपने उसे एब्सोल्यूट पावर दी जब चाहे भाई उन्होंने सरकार को गिरा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको उसकी पावर को लिमिट करो थोड़ा। ठीक है, अच्छा, अपना अपनी मनमर्जी से अपनी पावर का इस्तेमाल कर, गलत ना इस्तेमाल करे वो। ठीक है, तो ये चीज है, गवर्नर शुड टेक द डिसीजन विद इन 6 months whether to grant assent or to reserve it for the consideration of the president. Same 6 months were suggested for president असेंट एंड विड्रॉइंग असेंट। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अब जब गवर्नर बिल को ले लेते हैं, ठीक है, तो भाई वो जवाब ही नहीं देते कुछ, वो ये भी नहीं बताते कि हमने प्रेसिडेंट को रिजर्व करने के लिए भेज दिया है या फिर हमें आपकी परमिशन, मतलब मैंने आपको परमिशन दे दी है या कुछ। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने अपना बिल दिया गवर्नर को पास कराने के लिए, अब गवर्नर साहब उसे लेके बैठ गए, वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तो उन्होंने बोला कि भैया मैक्सिमम 6 पीरियड तक का, 6 मंथ का आपको टेन्योर फिक्स कर देना चाहिए, कि हाँ 6 महीने के अंदर तो इन्हें जवाब देना ही होगा कि नहीं गवर्नर साहब को, कि मैंने आपका जो ये बिल है ये रिजर्वेशन कंसिडरेशन के लिए भेज दिया है प्रेसिडेंट सर को। ठीक है, या फिर अपनी कोई भी एसेंट अगर वो राजी है तो बता दे, नहीं राजी है तो वो भी बता दे। ठीक है, तो यही सेम चीज हमने प्रेसिडेंट के लिए बोली उन्होंने कि भैया प्रेसिडेंट सर को भी 6 महीने का टाइम है कि वो अपनी कंसिडरेशन प्रोवाइड करे स्टेट को और रीजन भी बताए। ठीक है, अच्छा, और क्या बोला, ऑन द क्वेश्चंस ऑफ द डिसमिसिंग द सीएम, गवर्नर should insist on the CM proving his majority on the floor of the house. He should prescribe a time limit. ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब सीएम बोलते हैं कि सीएम साहब बोलते हैं गवर्नर से जाके कि सर देखो ऐसे ऐसे बात है, ऐसे दिक्कत सी हो रही है, ये जो मिनिस्टर्स है ये काम के नहीं है, ठीक है, ये वो नहीं कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करो कि आप असेंबली को डिसॉल्व कर दो, खत्म कर दो गवर्नमेंट को, हम दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, दोबारा जीत के आ जाएंगे। ठीक है, आप ये डिसॉल्व कर दो। तो ऐसा करने से पहले जो गवर्नर सर हैं उन्हें मेजोरिटी प्रूफ करवानी पड़ेगी असेंबली में, असेंबली फ्लोर पर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्हें मेजोरिटी प्रूफ करवानी पड़ेगी। अगर गवर्नर की जो मेजोरिटी वहां पर है, तब जाके जो ये चीज है मतलब कि आगे का फंक्शन होगा। अगर वो कहते हैं जो उनकी बात है गवर्नर की वो मानी जाएगी, वरना तो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इफ द कैबिनेट स्टेट कैबिनेट क्या होता है भैया, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो लोग जिनके साथ सीएम का ये समझ लो कि रोज का उठना बैठना है, कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या हो गए, जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जिसके साथ सीएम का रोज ही उठना बैठना होता है। ठीक है, डिसीजन अपेयर्स टू बी मोटिवेटेड बाय बायस। अच्छा,
कैन बी अगेंस्ट एडवाइस ऑफ सीओ। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तो इसके साथ सीएम ने डिसीजन ले लिया तो खाली इन्हीं के साथ डिसीजन लेके आप एकदम से पास नहीं करा सकते। आपको बाकी सीएम जितने भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं उन्हें भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने चुपके चुपके काम कर लिया और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें कुछ पता भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोला, देखो और बोला इन्होंने कि देयर शुड बी वेरी क्लियर गाइडलाइंस on the appointment of the CM so that the discretionary powers of the governor can be limited in this regards। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अब सीएम को कैसे अपॉइंट करें, इस चीज की एक अच्छी सी पूरी प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। ये नहीं कि बस चल रहा है काम, हो रहा है, जिसने गवर्नर साहब ने जो बोल दिया वो हो गया, उसे बना दिया सीएम और चल भाई हो गया काम, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की वो थोड़ी कंट्रोल में आ सके, लिमिट हो सके। ठीक है, अच्छा अब ये तो तीसरे अमेंडमेंट टू द आर्टिकल, अब देखो इसके ऊपर कुछ रिकमेंडेशन दिए आर्टिकल 355 और 356 के ऊपर कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी है। देखो क्या बोला है उन्होंने इनके अमेंडमेंट के लिए, देखो इट इज वाइड दैट द आर्टिकल 355 एंड आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेड, कि इन दोनों को थोड़ा आपको ना अमेंड करना चाहिए, थोड़ा इसमें चेंज लाना चाहिए। अच्छा, आर्टिकल 355 talks about the duty of the center to protect the state against any external aggressions। अब जो आर्टिकल 55 है, 355 जो है आर्टिकल, ये बताता है कि जो स्टेट को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी किसकी है, सेंटर की ड्यूटी है। ठीक है, अगर बाहर से कोई हमला होता है, दूसरे देश वाले किसी स्टेट पे हमला कर देते हैं भाई, तो उस स्टेट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सेंटर की है, तो यही पावर है। ठीक है, अच्छा, और आर्टिकल 356 talks about the implementation of the president rule in case of failure of the machinery of the state। कि भाई साहब अगर किसी राज्य में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सही से सरकार नहीं चला पा रही, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट हो जाता है उस राज्य में। ठीक है, तो इस चीज में थोड़ा सा आपको अमेंडमेंट लाना चाहिए। एक्सरसाइजिंग ऑफ द पावर्स अंडर आर्टिकल 356 शुड बी लिमिटेड स्ट्रिक्टली टू रेक्टिफाइंग अ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स। ठीक है, कि भाई इसे थोड़ा सा लिमिटेड करो भाई, ये थोड़ी कि भैया आपने जरा सा भी कुछ देखा आपने एकदम से लगा दिया, नहीं, लगाओ लेकिन तब लगाओ कि भैया जब कोई और रास्ता ही ना बचे तब जाके आप लगाओ। ठीक है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी एंड द 356 टू बी यूज्ड एज ओनली मेजर ऑफ द लास्ट रिसोर्स। वही मैंने बोला कि जब कोई और रास्ता बचा ही नहीं है तब जाके, अगर आपके पास ये आखिरी रास्ता है तब जाके आप इसका इस्तेमाल करो इमरजेंसी लगाने का, वरना तो उससे पहले मत करो। ठीक है, अच्छा अब देखो ये क्या है कि इंटर स्टेट जोनल काउंसिल्स एंड द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल्स, कि आप क्या करो इन कमीशंस बता रहा हूँ, काउंसिल्स, ये काउंसिल्स बनेंगी, तो इन काउंसिल्स को बनाने पे आप ध्यान दो। देखो इसके ऊपर क्या रिकमेंडेशन दी, देखो देयर शुड बी अ कंटिन्यूइंग ऑडिटिंग रोल फॉर द इंटर स्टेट काउंसिल इन द मैनेजमेंट ऑफ द मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट एंड और ओवरलैपिंग एंड जुरिडिक्शंस। कि आप क्या करो एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ, बेसिकली उन्होंने ये बोला कि जिससे कि मैनेजमेंट सही हो सके, कॉन्करेंट लिस्ट में ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, ये चीजें। अच्छा, और सुटेबल अमेंडमेंट टू द आर्टिकल 263 आर रिक्वायर्ड टू मेक द इंटर स्टेट काउंसिल्स, इंटर स्टेट काउंसिल मतलब कि स्टेट्स की, बाकी एक स्टेट की दूसरी स्टेट के साथ काउंसिल्स बनाई जाए। ठीक है, और जोनल काउंसिल कौन सी हो गई, जोनल काउंसिल वो हो गई कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जोन्स वाली। ठीक है, और इंटर स्टेट काउंसिल कौन सी होगी, आपस में स्टेट्स की। ठीक है, अच्छा, पावरफुल एंड द फेयर मशीनरी, कि भाई साहब अच्छे से उनका वार्तालाप हो सके, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूसरे स्टेट्स के साथ सही हो सके, तो इसके लिए आपको ये बनाने चाहिए। अच्छा, और क्या बोला, और बोला इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया, और देखो कि zonal council should meet at least twice a year with an agenda proposed by states concerned to maximize और coordinations। ठीक है, कि जोनल काउंसिल्स को बनाने चाहिए वही एजेंडा। ठीक है, एंड नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल्स भी बनानी चाहिए, मतलब कि अपने देश की मतलब और देशों के साथ भी हमें काउंसिल्स बनानी चाहिए मिलकर। ठीक है, इज एन इफेक्टिव एंटिटी टू मस्ट बी एम्पावर्ड इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द सिक्योर फैब्रिक ऑफ अवर कंट्री, कि हमें अपने कंट्री को दूसरे देश के साथ भी अपने दोस्त बनाने चाहिए, और मतलब कि एक काउंसिल बनानी चाहिए दूसरे देश को लेकर, जिससे कि जो हमारे देश है वो और अच्छा स्ट्रांग हो सके। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब देखो कुछ इसने रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी है फाइनेंस को लेके, फाइनेंस कमीशन एंड द प्लानिंग कमीशन को लेके। क्या है, देयर शुड बी मच बेटर और कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फाइनेंस कमीशन एंड द प्लानिंग कमीशन। इन दोनों के बीच में भैया अच्छे कमीशन, मतलब कि अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, या ना इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो रहा है ना,
ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन डिवीजन इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेज डिपार्टमेंट। आपको फाइनेंस कमीशन के लिए परमानेंट कर देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 साल में एक बार बनाई, अपना काम करा, खत्म हो गया, उसके बाद खत्म कर दिया आपने, नहीं ऐसा नहीं, इसे परमानेंट कर दो आप, ठीक है। प्लानिंग कमीशन रोल शुड बी दैट ऑफ द कोऑर्डिनेशन रादर देन ऑफ माइक्रो मैनेजिंग सेक्टर्स प्लान्स ऑन द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड द स्टेट्स, ठीक है। ये सेंटर और स्टेट्स के लिए काम करती है। अब देखो लोकल बॉडीज के लिए क्या बताया उन्होंने, स्कोप्स ऑफ द डिवोल्यूशन ऑफ द पावर्स टू लोकल बॉडीज, कि इनमें भी लोकल बॉडी जितनी है, आपकी पंचायत होगी, म्यूनसिपालिटी होगी, इसे इसमें भी अपनी पावर डिसॉल्व कर दो, इन्हें भी थोड़ी थोड़ी पावर प्रोवाइड करो, जिससे कि ये भी अच्छा काम कर सके। अच्छा, शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड, जो कि संविधान के अंदर दे रखी है ना, बता रखी है। तो यहाँ पर आपको जो चैप्टर है वो होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छे समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ओके बाय।